बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी पर चर्चा करने जा रहा हूं। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चैप्टर 9 अनुक्रम और श्रेणी, उसका एक पार्ट है गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर उसकी पहले परिभाषा के ऊपर आते हैं। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी अगर हम पढ़ लिए हैं तो हमारे लिए गुणोत्तर श्रेणी को जानना आसान हो जाता है। मुख्य जो प्रॉब्लम होती है वो समांतर श्रेणी को ही समझने में होती है, उसके बाद तो गुणोत्तर श्रेणी सरल लगता है। लेकिन कठिनाई स्तर पर गुणोत्तर श्रेणी ज़्यादा कठिन है समांतर श्रेणी की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्यों कठिन है उसका कारण आपको पता चल जाएगा जल्दी ही जब आप इसको बनाएंगे। तो परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अनुक्रम, फिर से बात हो रही है सीक्वेंस की, यदि कोई सीक्वेंस, एक कोई भी सीक्वेंस हो, एक सीक्वेंस गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। कोई सीक्वेंस एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है यदि पहले पद को छोड़कर, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि पहले पद को छोड़कर अनुक्रम का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में मतलब अपने पहले वाले पद में एक नियत संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। पहले पद को छोड़ दिया जाए और दूसरा पद प्राप्त करने के लिए उसके पहले वाले पद में अगर किसी निश्चित संख्या का गुणा कर दिया जाए, निश्चित संख्या, नियत संख्या, वो संख्या फिक्स होनी चाहिए। अगर आपने 1 से गुणा किया है तो सबको 1 से गुणा करेंगे, अगर 2 से गुणा किया है तो 2 से गुणा करेंगे, सभी पदों को 3 से गुणा किया तो सभी पदों को 3 से गुणा करेंगे, तो गुणा करके प्राप्त होता है। यह जो नियत संख्या होती है, जो फिक्स्ड क्वांटिटी जिससे हम इंटू करते हैं 1 से 2 से 3 से या कोई कांस्टेंट अचर राशि r से, तो उस फिक्स्ड संख्या को सार्वनुपात, कॉमन रेशियो के नाम से जाना जाता है। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक पद को पहले पद को छोड़कर, तो वह क्या कहलाता है? सार्वनुपात कहलाता है, वो फिक्स्ड क्वांटिटी। वैकल्पिक परिभाषा, यहाँ पर उसकी एक और परिभाषा है, कुछ बुकों में दूसरे प्रकार से भी डिफाइन रहती है, तो उसके बारे में आ रहा है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। कोई सीक्वेंस एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है यदि सभी दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव एक नियत संख्या रहती हो। यह नियत संख्या सार्वनुपात या पदानुपात कहलाती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोई अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है यदि सभी दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव एक नियत संख्या रहती हो। मान लीजिए हमारे पास पद के बारे में आप जानते हैं, अगर किसी सीक्वेंस के पद हैं T1, T2, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसा करते हुए बहुत सारे पद हैं। तो ये बोल रहा है कि इन पदों का अनुपात क्या बोल रहा है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है यदि सभी दो क्रमागत पदों का, दो क्रमागत पद मान लें अपन ने ऐसा बोल दिया T2/T1, ठीक है, बराबर हो T3/T2 बराबर हो T4/T3, ऐसा ये एक नियत संख्या प्राप्त हो, नियत संख्या मिले, तो इस नियत संख्या को ही हम लोग कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। कॉमन रेशियो R के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार का कोई अनुक्रम आपके पास लिखा है 1, 2, 4, 8, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो कैसे? तो इसके पदों का अनुपात हमको देखना पड़ेगा। 4, यहाँ पर कितना लिखा है? 8/4। अगर 8/4 करेंगे 2 आया, 4/2 करेंगे तो 2 आया, 2/1 करेंगे तो 2 आया। तो प्रत्येक पदों का, दो पदों का अनुपात क्या मिल रहा है? एक फिक्स्ड संख्या मिल रही है, अतः यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। दिस इज एन GP। इसी प्रकार से यहां पर बोला गया है कि कोई श्रेणी लिखी है AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर पदों का अनुपात कितना है? R है, इसलिए यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। पदानुपात R है। गुणोत्तर श्रेणी को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर G.P से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलकर पढ़ा जाता है। क्या बोलकर पढ़ा जाता है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलकर पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में छोटा अक्षर जीपी लिख देते हैं। और सार्वानुपात, सार्वानुपात को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो इसका पहला अक्षर सी और इसका आर ले लिया जाता है कॉमन रेशियो, सी आर कहते हैं या लिखते हैं। इसके बाद मैं आता हूं आपके लिए कि गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, उस गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रगुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उस प्रॉपर्टीज के ऊपर में आ रहा है, जैसे समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर आ रहा है गुणोत्तर श्रेणी की प्रगुण। यदि A, B, C और D गुणोत्तर श्रेणी में हो, यदि A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब दूसरे पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, दूसरा चौथा पद बटे तीसरा पद, B बटे A बराबर होगा C बटे B बराबर होगा D बटे C। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो हमेशा फिक्स होता है, कॉमन रेशियो हमेशा फिक्स होता है। यदि किसी, दूसरा बोल रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो नया अनुक्रम भी गुणोत्तर श्रेणी होगा। तीसरा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद का व्युत्क्रम, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद का व्युत्क्रम लिखकर नया अनुक्रम बनाया जाए, तो यह नया अनुक्रम भी गुणोत्तर श्रेणी होता है। जो नया मिलेगा वो भी गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर उसके प्रत्येक पद का व्युत्क्रम कर दिया जाए और उसके बाद उसको एक अनुक्रम बनाया जाए, तो वो भी एक गुणोत्तर श्रेणी ही होगा। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद पर, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद पर कोई नियत घात चढ़ाई जाए, फिक्स्ड घात, दो की घात चढ़ा दी जाए, तो प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी ही होगा। इस प्रकार की चीजें हैं, है ना। अब हम आगे नए टॉपिक पर जा रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, जैसे हम वहां पर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते थे, वैसे ही हमको गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए अब हम आते हैं कि माना कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, मान लीजिएगा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A, जैसे हम समांतर श्रेणी मानते हैं A, वैसे यहाँ पर मान लिए प्रथम पद A और सार्वानुपात R है। क्या मान लिया गया? सार्वानुपात R है। तब गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा से उसका प्रथम पद T1 बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा? A R हो जाएगा, A गुणा R। T3 बराबर क्या हो जाएगा? A R में R का गुणा करेंगे तो A R का स्क्वायर। T4 क्या हो जाएगा? A R का क्यूब। इसको T2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T2 को A R to the power 2 minus 1, T3 को A R to the power 3 minus 1, T4 को A R to the power 4 minus 1। कुछ लोग ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ कितना है? 3, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है? 2, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है? 1। घात को देखिएगा, घात को, 4 में कितनी घात है? 3, 3 में कितनी घात है? 2, 2 में कितनी घात है? 1, तो n में कितनी घात होगी? n में घात होगी n माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा nवां पद। इनको देखते हुए हमको nवां पद लिखना है, तो श्रेणी का nवां पद Tn बराबर AR की घात n माइनस 1 से दिया जाएगा। अब इसी को Tn बराबर L हम लोग पढ़े हुए वहां पर, Tn में पद को ही L अंतिम पद कहते हैं, AR की घात n माइनस 1, nवां पद को L से भी दर्शाया जाता है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर AR की घात n माइनस 1। अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि इसका nवां पद A होता है। तो यहाँ पर Tn का मतलब क्या है? Tn का मतलब है श्रेणी का या अनुक्रम का nवां पद। A क्या कहलाता है? A प्रथम पद कहलाता है। R क्या है? सार्वानुपात है, और सार्वानुपात बराबर होगा T2 by T1 बराबर होना चाहिए T3 by T2 बराबर T4 by T3। यानी पदों का अनुपात करें और वो सेम आ जाए तो उसको R बोलेंगे। फिर आता है n, पदों की संख्या। यहाँ पर जो n है वो पदों की संख्या होती है, कितने पद दिए गए हैं। अब मैं जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने आपको पढ़ाया गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। क्या पढ़ाया? गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। पहला पढ़ाया गया A
AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, AR टू द पावर 4 डॉट 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 AR टू द पावर n-1 अप टू इंफिनिटी तक। इसे हम गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। दूसरा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद, इसी को बोलते हैं व्यापक पद, nवां पद। Tn बराबर AR टू द पावर में बात कर रहा है, AR टू द पावर n-1। तीसरा बोलता है n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद। कोई n पद है, उसमें फिक्स है, गुणोत्तर श्रेणी में n पद दिए गए हैं, तो अंतिम पद L से बताया जाता है और L बराबर होता है AR की घात n-1। ये आपको ध्यान रखना है, AR की घात n-1 से दिया जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद L अपॉन R टू द पावर n-1 होता है। पांचवा, यदि तीन संख्या A B C गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनका सार्वनुपात बराबर होगा, तो B अपॉन A बराबर C अपॉन B होना चाहिए। दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, तो यहां से आ जाएगा B स्क्वायर बराबर AC होता है। B स्क्वायर बराबर AC होता है। ये हमारी चीजें, यहाँ पर कुछ चीजों का हमको स्पेशली ध्यान रखना होता है। सवाल बनाते समय हमको यहाँ पर घात की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? घात की। तो घात की बात कर रहा है तो हमको क्या पता होना चाहिए? घातांक नियम के सूत्र भी हमें पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? घातांक में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। घातांक नियम हम 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, उसका सूत्र है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, छोटे छोटे से सूत्र हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो हम लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर 0 तो हम लिख देते हैं 1 अपॉन a, या a टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं a टू द पावर माइनस n, और a बटे b टू द पावर m तो हम लिखते हैं a टू द पावर m बटे b टू द पावर m, a गुणा b टू द पावर m तो हम लिखते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो घातांक नियम से आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनको हमको याद करना है। एक और होता है a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर a टू द पावर m इंटू n। ये सारे फार्मूलों का यहाँ पर यूज होता है और ये पावर में होता है घातांक में, इसलिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है।